कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे ही होंगे। वेलकम करते हैं आपका सीएल करियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बेटा, जैसे आप सभी को पता है 7 मई को हमारा जो नीट एग्ज़ाम हुआ है के क्वेश्चंस की एनालिसिस करेंगे हम बेसिकली। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। बेसिकली बेटा, हम आज जो हमारा ए सेक्शन है उसके क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। बॉटनी सेक्शंस के क्वेश्चंस का क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देन जूलॉजी का डिस्कशन करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखना, मूवमेंट एंड एक्यूमुलेशन ऑफ आयंस अक्रॉस अ मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय। ये कह रहा है कि मूवमेंट किसकी? आयंस की। आयंस की मूवमेंट अक्रॉस अ मेम्ब्रेन अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट आपकी मूवमेंट हो रही है किसकी? मॉलिक्यूल्स की या आयंस की। ठीक है, कैसे आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो आप मुझे बताओ, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट की बात कर रहा है। इट मीन्स क्या इसमें एटीपी रिक्वायरमेंट होगी? बिल्कुल होगी। इट रिक्वायर्स एनर्जी। किसकी रिक्वायरमेंट होगी? इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो चलिए देखते हैं फिर, क्या ऑस्मोसिस के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है? ऑस्मोसिस होता क्या है? बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है। किसका मूवमेंट? वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा फ्रॉम अ सॉल्यूशन हैविंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी ऐसे सॉल्यूशन से जहां पर वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, टुवर्ड्स द सॉल्यूशन वेयर वाटर मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन इज लो, जहां पर वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन क्या होगी? कम। हाई से लो की तरफ मूवमेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन के थ्रू? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। अब मुझे ये बताओ, हाई कंसंट्रेशन से मूवमेंट हो रही है कहां पर? लो कंसंट्रेशन की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स की। क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? नहीं होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका? एलिमिनेट हो गया। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर भी क्या होता है? डिफ्यूजन ही हो गया। तो क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? नहीं होगी। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन या फिर अलोंग द कंसंट्रेशन? इसके अंदर कैसा होता है? अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। नेक्स्ट देखिए, पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी कैसा मूवमेंट हो रहा है? अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इट मींस हाई टू लो। हाई से किसकी तरफ होती है? लो की तरफ। बचा क्या? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इट मींस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर ही क्या होता है आपका? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन तक मूवमेंट। इट मींस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो आपका आंसर क्या होगा? फोर्थ इज आवर आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। ठीक है, दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं आपको। असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, तो चलिए एक बार रीड करते हैं। असर्शन क्या दे रखा है? एटीपी इज यूज्ड एट 2 स्टेप्स इन ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एटीपी यूज हो रही है कितने स्टेप्स के अंदर? 2 स्टेप्स के अंदर। ठीक है, यानी कन्वर्जन हो रहा है ग्लूकोज का किसके अंदर? पायरूवेट में। क्लियर है? पायरूवेट के अंदर ग्लूकोज का क्या हो रहा है? कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि उसके अंदर 2 स्टेप्स में किसकी रिक्वायरमेंट हो रही है? आपको एटीपी की रिक्वायरमेंट हो रही है। ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं, हम अपना ग्लूकोज का कन्वर्जन कर लेते हैं। ये है आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल। सबसे पहले किसके अंदर कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। किस में कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से देन ये कन्वर्ट होगा ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में किसके प्रेजेंस में होगा? हेक्सोकाइनेज। कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में? हेक्सोकाइनेज, जो इसका फॉस्फोराइलेशन करेगा, एटीपी प्रोवाइड करेगा इसको। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या कन्वर्ट होगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। किसमें कन्वर्ट होगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? आइसोमेरेज में। ये आइसोमेरेज की प्रेजेंस में। यहाँ पे कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से ये वापस कन्वर्ट होगा किसके अंदर? फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के अंदर ये कन्वर्ट होगा।
अब मुझे ये बताओ सेकंड स्टेप में क्या एटीपी की रिक्वायरमेंट हुई? यहाँ पर नहीं हुई, क्योंकि हमने ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट किया? फ्रक्टोज के अंदर कन्वर्ट किया है। जब हम फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करेंगे फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर, तो वापस से आपको क्या चाहिएगी? एटीपी। इन दो स्टेप्स में आपकी किसकी रिक्वायरमेंट हुई है? एटीपी की रिक्वायरमेंट हुई है। तो चलिए अब देखते हैं रीजन क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट एटीपी इज यूज्ड इन कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, हमारा फर्स्ट एटीपी कहाँ यूज हुआ था? जब हमने ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट किया था? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट किया था। एंड सेकेंड एटीपी इज यूज्ड इन कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इनटू फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में। क्लियर है? अब आप बताइए अबव स्टेटमेंट्स के अंदर से आपका कौन सा करेक्ट आंसर होगा? क्या दोनों ट्रू हैं? बिल्कुल ठीक है। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जैसा हमने अपना ग्लाइकोलाइसिस किया था एज इट इज आपका क्या दे रखा है ऑप्शन कि दोनों असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, क्लियर है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। Among eukaryotes, replication of DNA takes place in। DNA replication कौन से स्टेप के अंदर होगी? ये पूछा हुआ है। एम फेज बेसिकली किसको स्टैंड करती है बेटा? माइटोसिस, यानी कि सेल डिवीजन फेज है। कौन सी? एम फेज। ठीक है, इसने पूछा डीएनए रेप्लिकेशन कहां पर होगा? नेक्स्ट एस फेज। एस फेज कौन सी फेज है आपकी? जहां पर डीएनए का क्या होता है? रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन कौन से फेज में हो रहा है? एस फेज में। तो आंसर हमें मिल गया। डीएनए रेप्लिकेशन कौन सी फेज में हो रहा है? आपका एस फेज में हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है G1 फेज। G1 और G2 आपकी ग्रोथ फेज है। बेसिकली जो मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स हैं, मोस्टली सेल ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट हो जाते हैं कहाँ पर? आपके G1 फेज के अंदर। मोस्टली सेल ऑर्गेनल्स क्या हो जाते हैं? डुप्लीकेट हो जाते हैं। ठीक है, जबकि डीएनए कहाँ पर डुप्लीकेट हो रहा है? आपका एस फेज के अंदर। नेक्स्ट हो रहा है आपका G2, जो आपकी सेकंड ग्रोथ फेज है। इसके अंदर जनरली आपका क्या है? प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है। जैसा हम जानते हैं इसमें किसकी सिंथेसिस हो रही है? प्रोटीन्स की सिंथेसिस। तो आंसर हमारा क्या हो गया? आपका एस फेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन, यानी वही आपका असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं असर्शन में? ये देखिए, लेट वुड हैज फ्यूअर जाइलरी एलिमेंट्स विद नैरो वेसल। जो लेट वुड बनेगी उसके अंदर क्या होंगे? आपके कुछ जाइलरी एलिमेंट्स होंगे जिनकी वेसल्स क्या होगी? नैरो। यहीं से चलो अपना क्लू देखते हैं। कैम्बियम विंटर सीजन में क्या होती है? लेस एक्टिव होती है बेटा, जानते हैं आप अच्छे से। लेस एक्टिव होगी तो जाइलम एलिमेंट्स मोर बनेंगे या फ्यू जाइलम एलिमेंट्स की क्या होगी? सिंथेसिस, जिनका डायामीटर भी क्या होगा? नैरो डायामीटर। ठीक है, क्योंकि वाटर कंडक्शन की इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं। तो चलिए रीजन क्या कह रहा है ये देखते हैं। कैम्बियम इज लेस एक्टिव इन विंटर। बिल्कुल ठीक बात है, विंटर सीजन के अंदर या ऑटम के अंदर आपकी क्या है? कैम्बियम लेस एक्टिव होती है। तो आपको चूज करना है क्या असर्शन और रीजन दोनों ठीक है? बिल्कुल ठीक है। कैम्बियम क्या है? लेस एक्टिव है और आपके कुछ जाइलम एलिमेंट्स बन रहे हैं, जाइलरी एलिमेंट्स बन रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपकी कैम्बियम कैसी है? एक्टिव ज्यादा है या कम है? कम है। तो आप बताइए बोथ ए एंड आर आर द ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए, थोड़ी सी भी जिसने अच्छे से पढ़ाई की है वो आराम से एग्जाम अच्छे से क्लियर कर सकता है। थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, इतना टफ एग्जाम आया नहीं है आपका। ठीक है, तो चलिए, द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स अकर्स एट विच सब स्टेज ऑफ प्रोफेज इन मियोसिस। बोल रहा है कि आपका रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स कहाँ पर अपीयर होती हैं? आपको रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स कहाँ पर अपीयर होंगी? अब सबसे पहले तो आपको यही जानना है कि रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स आखिर किसको इंडिकेट कर रही हैं? रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स क्या हैं? ठीक है, तो अब बताइए,
रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स क्या हैं? वो साइट जहां पर क्रॉसिंग ओवर होती है, साइट वेयर क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। ठीक है, जहां पर क्या हो रही है आपकी क्रॉसिंग ओवर हो रही है, उस साइट को बोल रहा है बेसिकली क्या, रिकम्बिनेशन नोड्यूल। अब बताइए प्रोफेज के फर्स्ट के कौन सी स्टेज के अंदर आपकी क्या हो रही है, रिकम्बिनेशन नोड्यूल हो रही है, जल्दी बताइए। जाइगोटीन के अंदर क्या क्रॉसिंग ओवर होती है? जाइगोटीन के अंदर क्या होता है आपका, जल्दी बताइए। होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास आते हैं, हम क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, ये क्लियर है? तो क्या क्रॉसिंग ओवर हो रही है? नहीं हो रही बिल्कुल भी। पैकेटिन स्टेज के अंदर क्या होती है आपकी, बिल्कुल सही बात है, पैकेटिन स्टेज के अंदर क्या होती है हमारे क्रोमोसोम की क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो ऑप्शन हमें मिल गया है कि हमारी जो क्रॉसिंग ओवर, जब हमने अगर रिकम्बिनेशन नोड्यूल फाइंड आउट कर लिया कि व्हाट इज रिकम्बिनेशन नोड्यूल, देन आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए फिर डिप्लोटीन के अंदर और देख लेते हैं क्या होता है। डिप्लोटीन के अंदर क्यास्मा फॉर्मेशन होता है, क्यास्मा फॉर्मेशन होगा, ठीक है। डाइकाइनेसिस के अंदर क्या होगा, क्यास्मा डिसॉल्व हो जाता है, यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ क्यास्मा या टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्यास्मा। क्यास्मेटा जो कॉम्प्लेक्स है उसका क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो गया, पैकेटिन स्टेज के अंदर आपकी क्या होगी, क्रॉसिंग ओवर होगी। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, unequivocal proof that DNA is the genetic material was first proposed by। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये कौन से साइंटिस्ट ने प्रपोज किया है? बेसिकली ये फैक्ट्स हैं, आपको अच्छे से एनसीईआरटी की एक एक लाइन फैक्ट्स के रिगार्डिंग स्टडी करनी है, इजीली क्वेश्चंस हो जाएंगे ऐसे टाइप के आपके। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया था, माइस वाला एक्सपेरिमेंट तो ध्यान है सभी को, यानी ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया है ना, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट by using निमोनिया, ठीक है। चलिए एल्फर्ड हेर्जे एंड जो चेज है आपके, उन्होंने क्या किया था, क्या उन्होंने जेनेटिक मटेरियल को आइडेंटिफाई किया था? हेर्जे एंड केज ने नहीं किया। एवरी मैकॉल्ड और मैकर्टी ने क्या किया है आपका, जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियोफेज वाला एक्सपेरिमेंट याद है? याद है बिल्कुल, बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, जिसमें आपने क्या आइडेंटिफाई किया था कि डीएनए हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। नेक्स्ट आता है विल्किंस और फ्रैंकलिन ने एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा जो स्टडी किया था, एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, क्या हो गया, सॉरी, एवरी मैकेल्ड एंड मैकार्टी ने क्या किया था आपका, स्टडी किया है। सॉरी बेटा, हर्सेन केस ने आपका क्या है, बैक्टीरियोफेज स्टडी किया है, एंड देन आपका थोड़ा सा रिवर्ट हो गया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था आपका ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो आपके केमिकल कैरेक्टराइजेशन प्रोवाइड किए थे। आंसर क्या हो गया हमारा, सेकंड, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, सेकंड आंसर हो गया हमारा। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। अच्छा, दो स्टेटमेंट्स दे रखी है, वही आपका असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। तो असर्शन में क्या दे रखा है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज प्रोटोनिमा स्टेज। अच्छा, जो फर्स्ट स्टेज मॉस किसको इंडिकेट कर रहा है, ब्रायोफाइट्स को, क्या है आपके, ब्रायोफाइट्स, ठीक है।
बोल रहे हैं कि जो फर्स्ट स्टेज है वो क्या होगी, स्पोर से जो फॉर्म हुई है वो क्या होगी आपकी प्रोटोनीमा स्टेज। अच्छा देखिए स्पोरोफाइट होते हैं, बिल्कुल मियोसिस से स्पोर्स बन रही हैं। स्पोरोफिटिक जो कैप्सूल है उस कैप्सूल से क्या बनेंगे आपके मियोटिक स्पोर्स बनेंगे। वो स्पोर्स जर्मिनेट करके क्या प्रोवाइड करेंगे, आपकी फर्स्ट स्टेज क्या होती है प्रोटोनीमा स्टेज। तो रीजन क्या कह रहा है ये देखना, प्रोटोनीमा डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन कैप्सूल। अच्छा जो कैप्सूल के अंदर स्पोर्स बने हैं उनसे डेवलप हुई है, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि हमने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया कि जो स्पोर्स मियोसिस से बने थे वो स्पोरोफिटिक कैप्सूल के अंदर बने थे। देन उससे हमारी क्या कौन सी स्टेज आई थी, प्रोटोनीमा स्टेज आई थी। ठीक है, तो अब कह रहा है कि आप बताइए क्या असर्शन और रीजन दोनों ठीक है, नहीं है, या फिर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। देखते हैं, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया कि जो गैमेटोफिटिक बॉडी पर जो स्पोरोफाइट होगा उसके अंदर मियोसिस, मियोसिस से जो आपके स्पोर्स बनेंगे वो डेवलप होंगे किसके अंदर, फर्स्ट स्टेज आपकी प्रोटोनीमा स्टेज। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। In gene gun method used to introduce foreign DNA into host cell microparticles of, जब होस्ट सेल को हमने बम्बार्ड किया था, याद है आपको जीन गन मेथड का यूटिलाइजेशन करके हमने क्या किया था, होस्ट सेल के अंदर क्या किया था आपके डीएनए को इंसर्ट किया था, तो उसके ऊपर कुछ पार्टिकल्स की कोटिंग की थी। वो कोटिंग कौन से पार्टिकल्स की थी, वैसे तो सभी बच्चों को जनरली याद रहता है, बट इसके पीछे का रीज़न भी हम जान लेते हैं। हमने किसकी की थी, टंगस्टन और गोल्ड की कोटिंग की थी। क्यों की थी सिर्फ टंगस्टन और गोल्ड की कोटिंग, क्योंकि ये क्या है आपके सेल की जो कॉम्पोजिशन है उसको अल्टर नहीं करते, केमिकल कॉम्पोजिशन को अल्टर नहीं करते, कॉम्पोजिशन ऑफ सेल, सेल की जो कॉम्पोजिशन है उसको क्या नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। इसी वजह से हम क्या बोल रहे हैं, हमने किसकी कोटिंग की थी, टंगस्टन और गोल्ड पार्टिकल्स की कोटिंग की थी। इजी सा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से जैसे हम पढ़ते हैं उसी टाइम इजीली याद हो जाता है, तो इससे इजी क्वेश्चन क्या ही होगा। बट इसका नेचर थोड़ा रीज़न जानना जरूरी है कि हमने कोटिंग किस वजह से की थी, किस लिए की थी, ताकि वो जो इन पार्टिकल्स की वजह से उनका नेचर अल्टर नहीं होता, इसीलिए हम टंगस्टन और गोल्ड को यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन को रीड करिए। एक्साइल प्लेसेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन, एक्साइल प्लेसेंटेशन कौन से प्लांट्स के अंदर आपको ऑब्जर्व होगा। अब देखिए एक्साइल प्लेसेंटेशन, ऐसा कुछ प्लेसेंटेशन आपको दिखता है, ठीक है, ऐसा कुछ प्लेसेंटेशन नजर आएगा। सीधे सीधे एग्जाम्पल्स हैं, अगर हमने उसी टाइम एग्जाम्पल्स को अच्छे से पढ़ा होगा तो इजीली हम क्वेश्चन में से आंसर को प्रिडिक्ट कर लेंगे। ठीक है, पहले हम देख ही लेते हैं एक्साइल किस में होता है। टोमेटो में होता है, बिल्कुल होता है, सभी ने टोमेटो खाया है, कट किया है, उसमें ऐसा ही कुछ प्लेसेंटेशन नजर आता है। ठीक है, उसके अलावा किस में होता है बताइए, चाइना रोज में होता है, बिल्कुल, टोमेटो में, चाइना रोज में, पिटूनिया और लेमन, इन सब में कैसा प्रेजेंटेशन हो रहा है आपका, एक्साइल प्रेजेंटेशन हो रहा है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा, चाइना रोज, पिटोनिया एंड लेमन। क्यों नहीं है वो भी देख लेते हैं। आपका जो डायएंथस और प्राइम रोज है, डायएंथस और प्राइम रोज, इनके अंदर कौन सा प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, डायएंथस और प्राइम रोज में, डायएंथस और प्राइम रोज में होता है बेटा फ्री सेंट्रल प्लेसेंट, होता है आपका प्री सेंट्रल प्लेसेंट। ठीक है, ये दोनों क्यों नहीं हुए, क्योंकि हमारा क्या है, प्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन होता है इनमें। नेक्स्ट आता है आपका पी और बीन्स पे कैसा होगा, पी लुपिन, बीन्स के अंदर होगा मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है बेटा, इनमें कैसा होता है आपका मार्जिनल प्लेसेंटेशन। ठीक है, बच गया कौन, कुकुम्बर और मस्टर्ड। कुकुम्बर और मस्टर्ड के अंदर कौन सा प्लेसेंटेशन होता है, पैराइटल प्लेसेंटेशन, इन दोनों में
पैराइटल प्लेसेंटेशन। सभी के प्लेसेंटेशन हमें याद होने चाहिए। हमारा फोकस किस पर है कि एक्साइल प्लेसेंटेशन किस में है। एक्साइल प्लेसेंटेशन के बहुत सिंपल से एग्जाम्पल्स हैं। आपने क्या किया है, नॉर्मली भी घर पर अगर इन सभी को कट करके देखा है तो इजीली आपको ऑब्जर्व हो जाएगा कौन सा एक्साइल प्लेसेंटेशन। ठीक है, टोमेटो में, लेमन में। ठीक है, तो चलिए फिर आगे चलते हैं बेटा। इन द इक्वेशन GPP माइनस R इज इक्वल टू NPP। GPP क्या होता है हमारा, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। GPP क्या है बेटा, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सभी को पता है, लिखा भी हुआ है क्वेश्चन में। NPP क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो पूछा क्या है कि यहाँ पर R किसको इंडिकेट कर रहे हैं। आप मुझे बताओ व्हाट इज GPP। GPP ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, टोटल अमाउंट ऑफ कार्बन कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय द, यही होती है टोटल अमाउंट ऑफ कार्बन कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट ऑफ एन इकोसिस्टम इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर जो टोटल अमाउंट कार्बन कंपाउंड्स का प्लांट्स ने प्रोड्यूस किया है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कौन सी प्रोसेस के ड्यूरिंग, फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग। फोटोसिंथेसिस के टाइम पर जो टोटल अमाउंट है आपके कार्बन कंपाउंड्स की, वो प्रोड्यूस किया आपकी गिवन इकोसिस्टम एरिया के अंदर और आपका गिवन टाइम पीरियड के अंदर। ठीक है, वो क्या हो गई हमारी GPP। उसमें से आपने क्या किया, R माइनस कर दिया, तो आपकी क्या बच जाएगी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब ये पूछना चाह रहा है कि व्हाट इज R, ये R ही क्या है, यही पूछना चाह रही है। GPP तो हमें समझ में आ गया, R क्या है बेटा यहाँ पर, रेस्पायरेटरी लॉस। जो आपकी एनर्जी लॉस हो चुकी है ड्यूरिंग द रेस्पायरेशन, या बोल सकते हैं प्लांट्स की एक्टिविटीज के ड्यूरिंग। तो आंसर क्या हो गया, R स्टैंड्स फॉर रेस्पायरेटरी लॉस। GPP में से R को क्या करेंगे आप, एलिमिनेट करेंगे या फिर हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, NPP बच जाएगा। अब देखिए फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन क्या होती है बेटा। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन क्या है, तो अमाउंट ऑफ लाइट यूटिलाइज करते हैं कौन, प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं बेसिकली, वो है आपके PAR, जिसे आप पार भी याद रखते हैं ना, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस। तो वो हो नहीं सकता। रेस्पायरेटरी क्वेश्चन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ CO2 liberated during respiration to the volume of oxygen used during respiration। CO2 और ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम का रेशियो वो आपका क्या होगा, रेस्पायरेटरी क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो नहीं सकता। आंसर क्या हो गया हमारा, रेस्पायरेटरी लॉस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट्स लीफ मीजोफिल सेल्स आर पुट इन अ कल्चर मीडियम टू फॉर्म कैलस। अच्छा, कह रहे हैं कि टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, मीजोफिल सेल्स जो आपकी लीफ में प्रेजेंट है उनको रख दिया किसमें, कल्चर मीडिया में, और आपको एक कैलस यानी अनडिफरेंशिएटेड मास नजर आया सेल्स का, अनडिफरेंशिएटेड मास नजर आया। ठीक है, अब आपको पता है मीजोफिल सेल्स क्या होती हैं बेटा, आपकी पैरेनकाइमा सेल्स ही हैं जनरली, जो कैसी हैं, परमानेंट यानी डिफरेंशिएटेड है। कैसी हैं, डिफरेंशिएटेड। अब इन डिफरेंशिएटेड सेल्स को आपने कहाँ रखा था, कल्चर मीडिया में रखा, और आपको वापस से क्या मिल गया, वो रीजन मिल गया अनडिफरेंशिएटेड मास। क्या मिल गया आपको, अनडिफरेंशिएटेड मास। ऐसे कैलस नजर आया आपको। ठीक है, क्या नजर आया आपको, कैलस। अब मुझे ये बताइए, डिफरेंशिएटेड सेल्स तो डिवाइड ही नहीं कर रही थी। आपको पता है मेरिस्मेटिक सेल्स क्या करती हैं, डिवाइड करती है, तो डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, इसमें रखा था आपने।
एक फिनोमिना होता है बेटा, जब डिफरेंशिएटेड सेल्स के अंदर क्या हो गया, वापस से डिवीजन स्टार्ट हो गया, यानी कि इनका डिफरेंशिएशन आउट हो चुका। इट मींस इनके अंदर क्या हो चुका, डी डिफरेंशिएशन हो चुका। क्या हो चुका, डी डिफरेंशिएशन, यानी कि इनका डिफरेंशिएशन जो प्रॉपर्टी थी वो लॉस हो चुकी है। ये अगेन क्या करने लग गई, डिवीजन। इन्होंने एक्वायर कर ली वापस से डिवीजन पावर, इसीलिए इनके अंदर क्या होने लग गया, वापस से डिवीजन होने लग गया। ठीक है, तो यानी क्या इनमें डिफरेंशिएशन हो गया, अरे नहीं, डिफरेंशिएटेड तो ये ऑलरेडी थी, डिफरेंशिएटेड होती तो ये डिवाइड ही क्यों करती। नेक्स्ट है डी डिफरेंशिएशन, बिल्कुल ठीक है, इनका जो डिफरेंशिएटेड प्रॉपर्टी थी डिफरेंशिएशन की, वो क्या हो गई, इनमें से लॉस हो गई। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा, डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। सेनेसेंस क्या है आपका, डिटीरियोरेशंस। डिटीरियोरेशन कहाँ हो रहा है इसमें, आंसर क्या हो गया आपका, डी डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन को एक बार स्टडी करिए बेटा। व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इन प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के अंदर, जो यूकैरियोट्स के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो रही है, उसके अंदर आरएनए पॉलीमरेज का क्या रोल है, ये देखना है। आरएनए पॉलीमरेज वो भी कौन सा, थर्ड, ना फर्स्ट ना सेकंड। ठीक है, तो स्टडी करिए एक बार बेटा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड रीड करिए। फर्स्ट क्या करते हैं हमारा, 3 पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। थर्ड किसका ट्रांसक्रिप्शन करता है, ये पूछे हम। ठीक है, बताइए फिर थर्ड किसका ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं, आपको पता है। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड किसका ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, टीआरएनए, 5s rRNA और SNRNA, स्मॉल न्यूक्लियर राइबोसोमल, या सॉरी आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसका ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है आपका ये 20s, 18s और 5.8s आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन कौन करता है, आपका ट्रांसक्रिप्शन करेगा आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ये किसका करता है, इसका। प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए कौन, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। ठीक है, अब मुझे बताइए तो आंसर क्या हो गया आपका, सीधा सीधा है थर्ड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड किसका ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, टीआरएनए, 5s rRNA और SNRNA। आंसर हो गया हमारा सेकंड। नेक्स्ट है आपका, अपॉन एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन डीएनए स्टेन्ड विद इथिडियम ब्रोमाइड विल शो। अच्छा, जब आपने क्या कर रहा है, आरडीटी की बात कर रहा है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के टाइम पर आपने क्या किया, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को स्टेन किया था, याद है आपको। डीएनए के फ्रेगमेंट्स को स्टेन किया हमने टू विजुअलाइज देम, उनको देखने के लिए, डीएनए फ्रेगमेंट्स को देखने के लिए हमने उनको क्या किया था, स्टेन किया था अपने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ना। कौन सी डाई से हमने उनको स्टेन किया था, इथिडियम ब्रोमाइड से। कैसा कलर आया था, ब्राइट ऑरेंज कलर। कैसे बैंड्स नजर आएंगे आपको डीएनए के, ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स नजर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं बेटा। The thickness of ozone in a column of air in the atmosphere is measured in terms of, ओजोन की थिकनेस, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, ओजोन की थिकनेस हमने किस में मेजर की है, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम, क्या ओजोन की थिकनेस किस में मेजर करते हैं, डोप्सन यूनिट्स में। ठीक है, क्लियर है। डेसिबल्स में किसको मेजर करते हैं, अगर आपको पता है तो नॉइस को मेजर करते हैं हम बेटा, किस में, डेसिबल। ठीक है, ओजोन की थिकनेस को हम मेजर करते हैं डोप्सन यूनिट्स में।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा, विच हार्मोन प्रमोट्स इंटरनोड पेटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर आइस। डीप वाटर आइस के अंदर कौन सा आपका इंटरनोड पेटियोल इलोंगेशन को प्रमोट करता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन? ये क्या है आपका जिबर्लिक एसिड। काइनेटिन क्या है आपका साइटोकाइनिन, ठीक है। उसके बाद है आपका इथाइलिन। लास्ट में आपका 2,4-D क्या है बेटा? ऑक्सीन। अब देखिए आप, इनमें से कौन सा हार्मोन आपका इंटरनोडल रीजन को क्या करता है? प्रमोट करता है। आप मुझे बताओ डीप वाटर आइस के अंदर, ताकि उसकी लीव्स वगैरह आपको ऊपर फ्लोट करती हुई नजर आती है, इट मीन्स वो ऊपर ही रहती है, ठीक है, इलोंगेशन की वजह से। आंसर क्या होगा? इथाइलिन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इन एंजियोस्पर्म्स द हैप्लॉइड डिप्लॉइड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर, सीक्वेंस देखना आप बेटा एक बार, हैप्लॉइड डिप्लॉइड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक सीक्वेंशियली आर। इसी सीक्वेंस में आपको आंसर देना है। सबसे पहले इन्होंने पूछा है हैप्लॉइड यानी एन सेट ऑफ क्रोमोसोम, डिप्लॉइड है 2n, ट्रिप्लॉइड है लास्ट आपका। ये बताइए जो आपका एम्ब्रियो सैक है उसके अंदर कौन सी स्ट्रक्चर इस सीक्वेंस में प्रेजेंट है? तो देखते हैं सिनर्जिड्स कैसी होती है हैप्लॉइड। अरे नीचे जो एम्ब्रियो सैक है यहाँ पर आपका क्या है? एंटीपोडल सेल्स। यहाँ पे कौन सी सेल्स हैं? एंटीपोडल। ये आपके पोलर न्यूक्लियाई हो रहे हैं, ये आपके सिनर्जिड्स और ये आपकी एग सेल, ठीक है। एक सिंपल सा डायग्राम बना रहे हैं हम जस्ट समझने के लिए। सिनर्जिड्स दोनों है, एन होती है, हैप्लॉइड सेट है क्रोमोसोम का। नेक्स्ट है ऑप्शन आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अच्छा, जो मेल गैमेट आया था सेकंड वाला, उसके फर्टिलाइजेशन से आपका क्या बना था? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब इस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? 3n, ट्रिप्लॉइड, ठीक है, ट्रिप्लॉइड है। अब आप बताइए सीक्वेंस क्या है हमारी? n to n और ट्रिप्लॉइड, यानी हैप्लॉइड डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड। पहले ही ट्रिप्लॉइड आ गया, ऑप्शन क्या हो गया? गलत। नेक्स्ट एंटीपोडल्स कैसी हैं? हैप्लॉइड है। सिनर्जिड्स हैप्लॉइड है, एन और एन कंडीशन आ रही है, ये भी गलत हो गया। सिनर्जिड्स हैप्लॉइड है, बिल्कुल ठीक है। जाइगोट मेल न्यूक्लियाई और एग सेल के फर्टिलाइजेशन से आपका क्या बना है? जाइगोट बना है। क्या बना है? जाइगोट। कैसा होगा जाइगोट आपका? 2n होगा, एन कंडीशन हो गई, 2n कंडीशन हो गई। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड होता है क्योंकि वन मेल गैमेट फर्टिलाइज विद 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ जब फर्टिलाइजेशन करता है तो आपका क्या बनता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब ये कैसा होता है आपका? ट्रिप्लॉइड। तो आंसर हमारा क्या हो गया? सीक्वेंस सही आ रही है ना, देख लीजिए एक बार, हैप्लॉइड डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड, ठीक है। तो चलिए आंसर हो गया हमारा 3rd। नेक्स्ट है आपका सेलुलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विद आयोडीन बिकॉज। सेलुलोज क्यों आयोडीन के साथ ब्लू कलर प्रोवाइड नहीं कर रही है, फॉर्म नहीं कर रही है? ये देखिए, इट इज ए डाइसैकेराइड। क्या है? डाइसैकेराइड है? नहीं, पॉलीसैकेराइड केस आ गया है तो, ठीक है। हेलिकल मॉलिक्यूल, अरे हेलिकल होता तो आराम से आयोडीन मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड कर जाता, होल्ड कर लेता। इट डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसेस एंड हैंस कैन नॉट होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल सही बात है, कॉम्प्लेक्स हेलिसेस नहीं है तभी तो आयोडीन मॉलिक्यूल को होल्ड नहीं कर पाई। इट ब्रेक्स डाउन व्हेन आयोडीन रिएक्ट्स विद इट। क्या वो ब्रेक कर देती है? ना, वो टूट जाती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलें आगे। नेक्स्ट है आपका the Abel quartet, which one is considered the most important cause driving extinction of species? जो 4 मेजर कॉज थे आपके, कितने मेजर कॉज? 4 मेजर कॉज। एक्सटिंक्शन के पढ़े हैं आपने 4 मेजर कॉज? चार प्रमुख कारण, ठीक है, बोले तो 4 मेजर कोज आपने अच्छे से रीड किए। उनमें से कौन सा है जिसकी वजह से, कौन सा मेजर है जिनकी वजह से आपके क्या है? एक्सटिंक्शन हो जाता है स्पीसीज का। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है उन 4 में से? हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन। पहला ही आंसर दे रखा है। हैबिटेट लॉस मीन्स एक हैबिट चेंज हो गई किसी दूसरी हैबिट के अंदर,
चेंज हो गई किसमें, किसी दूसरी हैबिट के अंदर। फ्रेगमेंटेशन, हैबिट को स्मॉल फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, किसी भी आपने एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प से या किसी भी आपने रीज़न की वजह से आपकी हैबिटेट के क्या हो गए, फ्रेगमेंटेशन में डिवाइड हो गया फ्रेगमेंट्स में, तो आपका सबसे मेजर कोज यही है स्पीसीज लॉस का, ठीक है, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज का सबसे मेन कारण यही है। चलें आगे, फर्स्ट ही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स अमंग द फॉलोइंग। इनमें से हेट्रोस्पोरस देखना है, सेम काइंड ऑफ स्पोर्स, होमोस्पोरस, डिफरेंट स्पोर्स देखने हैं आपको, कैसे डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स। चलिए तो बताइए, लाइकोपोडियम होमो या फिर हेट्रो, होमोस्पोरस होते हैं। सिलेजिनेला हेट्रोस्पोरस है बट इसमें होमो आ गया, ठीक है। साल्विनिया के अंदर क्या होता है आपका, हेट्रोस्पोरस ही है, आंसर तो मिल गया हमें। सिलोटम और साल्विनिया ये ठीक है बट इसमें क्या है आपके होमोस्पोरस है ये। इक्विस्टम भी क्या है आपका, इक्विसिटम भी होमोस्पोरस है। अब हमें हेट्रोस्पोरस का पेयर आइडेंटिफाई करना है, सिंगल तो है हमें पता है, साल्विनिया यहाँ पर भी है, लेकिन हमें पेयर आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो पेयर हो गया हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं बेटा। द फैमिली फैबेसी डिफर्स फ्रॉम सोलेनेसी एंड लिलिएसी। इससे डिफरेंट है आपकी विद रिस्पेक्ट टू द स्टेमन्स के रिस्पेक्ट में। पिक आउट द कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक टू फैमिली फैबेसी। फैबेसी के जो हैं आपके वो कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको पिक करना है बट नॉट फाउंड इन सोलेनेसी और लिलिएसी, लेकिन वो आपकी इन दोनों में नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। ऐसी स्टेटमेंट को पिक करना है आपको। डायडेल्फस, पहली ही कंडीशन को देख लो, 9 फिलामेंट्स क्या यूनाइटेड फॉर्म में रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। किसमें, फैबेसी फैमिली के अंदर। और किसी फैमिली में जब हमने फ्लोरल फॉर्मूलाज भी पढ़े हैं, आपने देखा होगा एंड्रोशियम पर ऐसा कुछ अरेंजमेंट लिखा था ना हमने, ऐसा कुछ लिखा था। ये ऐसा किसी भी दूसरी फैमिली में है नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि 9 जो फिलामेंट्स हैं वो आपके यूनाइटेड हैं और 1 आपका सेपरेटेड कंडीशन में प्रेजेंट था। ऐसा सिर्फ और सिर्फ किसमें हुआ था, फैबेसी फैमिली के अंदर। तो डायडेल्फस कंडीशन आपकी ऐसी कंडीशन है जो आपकी ना लिलिएसी में मिल रही है ना सोलेनेसी के अंदर मिल रही है, ठीक है। क्लियर है आपका, तो आंसर आपको मिल गया है। एपिफिलस जो कंडीशन होती है वो आपकी लिलिएसी में मिलती है, एपिफाइल, ठीक है। तो चलें फिर आंसर हमें मिल गया है। नेक्स्ट आता है एपिपेटेलस। एपिपेटेलस भी आपको पता है किसमें मिल रही है, सोलेनेसी में। ये आपकी लिलिएसी में मिल रही है, ये क्या है आपका सिर्फ और सिर्फ फैबेसी में, जो आपने अरेंजमेंट देखा था, एक बंडल के अंदर अरेंज हो गए थे आपके फिलामेंट्स, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे, The historic convention on biological diversity, the Earth Summit was held in Rio de Janeiro in the year, कौन सी ईयर में आपका अर्थ समिट हेल्ड हुआ था, ठीक है। 1992 में हुआ था, याद रखना है। 2002 में वर्ल्ड समिट हुआ था। अर्थ समिट के मेन मोटिव क्या थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड था, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और क्या था, एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट, यही कुछ मेन मोटिव था इसका। चले आगे, नेक्स्ट है आपका ड्यूरिंग द प्योरिफिकेशन प्रोसेस फॉर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेट्स आउट, किसको, जब हमने आरडीटी के अंदर आपका
डीएनए को होमोजिनेट करके निकाला था ना, सेल को होमोजिनेट किया था, देन हमने डीएनए को आइसोलेट किया था, आइसोलेशन किया था डीएनए का। तो ये कह रहा है कि आपने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को क्या किया था, उसके अंदर आपने चिल्ड इथेनॉल डाला था। किसको प्रेसिपिटेट करने के लिए? आरएनए कैन बी रिमूव्ड बाय द यूज ऑफ राइबोन्यूक्लियस, ठीक है। हिस्टोन्स को कैसे? प्रोटीएज से क्या कर दिया था? रिमूव। डीएनए को हमने क्या किया था? चिल्ड इथेनॉल डालकर उसकी स्पूलिंग की थी, याद हो तो आपको। एक ग्लास रोड से क्या की थी हमने? स्पूलिंग की थी बाय द यूज ऑफ ग्लास रोड। ग्लास रोड को यूज करके हमने स्पूलिंग की थी, उसको आइसोलेट किया था, ठीक है। किसको? डीएनए को। तो आंसर क्या हो गया हमारा? डीएनए। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेजल्स इन द कॉर्न कोब? है क्या ये? बेसिकली यही देख लो, आराम से फंक्शन पता चल जाएगा। स्टिग्मा स्टाइल, ऐसे हेयरी, ठीक है। क्या करती हैं? हेयरी होंगे, पॉलन ग्रेन को ट्रैप करेंगी और क्या करेंगी, यानी कि किसकी, इसका फंक्शन क्या है? इससे इजी क्वेश्चन क्या ही होगा, टू ट्रैप द पोलन ग्रेन्स। किसको ट्रैप कर रही है? पोलन ग्रेन्स को। इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना होगा तो जनरली फ्लावर आपका नेक्टर प्रोड्यूसिंग होगा, उसकी पेटल्स कलरफुल होंगे, ऐसे कुछ कैरेक्टर होते हैं आपके किसके लिए? इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। सर हमारा हो गया टू ट्रैप पोलन ग्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, रीड कीजिए, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। वही आपके असर्शन रीजन, सॉरी आपका स्टेटमेंट दो दे रखी है, इनमें से आपको देखना है कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है, या दोनों करेक्ट है। द फोर्स इज जनरेटेड, ट्रांसपिरेशन कैन लिफ्ट अ जाइलम साइज्ड कॉलम ऑफ वाटर ओवर 130 मीटर्स हाइट। अच्छा, इतनी हाइट पर आपका क्या है? जाइलम कॉलम के अंदर वाटर का क्या हो रहा है? ट्रांसपिरेशन हो रहा है कॉलम के अंदर, ठीक है, ये बोल रहे हैं। तो आपको ट्रांसपिरेशन से समझ में आ जाना चाहिए, ट्रांसपिरेशन एक डिराइविंग फोर्स की तरह काम करता है ना, वाटर को अपवर्ड साइड में पुल करता है, बिल्कुल करता है। आपने कोहेजन टेंशन थ्योरी तो 10th क्लास से पढ़ रखी, कोहेजन टेंशन थ्योरी। क्या किया था इसमें? ट्रांसपिरेशन की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स अपलिफ्ट हुए थे। क्यों? क्योंकि उन दोनों के बीच में कोहेजन इंटरेक्शन हुआ, साथ में जाइलम कॉलम्स के साथ में भी उनका इंटरेक्शन हुआ था। कौन सा? एडेजन, ठीक है। तो इजीली ट्रांसपिरेशन एक्ट एज ए डिराइविंग फोर्स फॉर वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल के लिए एक फोर्स का काम कर रहा है, ऊपर की तरफ उनको पुल कर रहा है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है ये देखते हैं, पहली ठीक है हमारे अकॉर्डिंग। सेकंड देखते हैं, ट्रांसपिरेशन कूल्स लीफ सरफेसेस सम टाइम 10 to 15 डिग्रीज इवेपोरेटिव कूलिंग, ठीक है। आपको पता है ट्रांसपिरेशन या इवेपोरेशन से क्या होती है? हीट एब्जॉर्ब होगी और बॉडी क्या होगी? कूल। ऐसा ही कुछ फिनोमेना हमारा स्वेटिंग वाला है, ट्रांसपिरेशन से क्या होगी? आपकी बॉडी कूल हो जाएगी, हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। चलिए बेटा, spraying of which of the following phytohormone on juvenile conifers helps hastening the maturity period that leads early seed production? कि कौन सा हार्मोन का स्प्रे करने से आपका जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, कॉनिफर्स की बात कर रहा है, इट मीन्स जिम्नोस्पर्म्स के लिए बोल रहे हैं आपको, जिसकी वजह से सीड प्रोडक्शन आपका फास्ट हो जाएगा, मेच्योरिटी जल्दी आएगी, मेच्योरिटी जल्दी आएगी तो सीड का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो कौन से फिनोमिना की कौन से हार्मोन के स्प्रेइंग से होगा ये देखना है आपको। इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड, जिबर्लिक एसिड, जियाटिन और एब्सिसिक एसिड। अब ये देखो आंसर क्या होगा? जिबर्लिक एसिड। क्यों? जनरली तो जिबर्लिक एसिड क्या करता है? सेनेसेंस को डिले करता है, सॉरी सेनेसेंस को क्या कर रहा है? डिले करता है जनरली, ये नॉर्मल केस है इनका, किसका? जिबर्लिक एसिड का। बट जिम्नोस्पर्म्स के केस में ये सेनेसेंस को क्या करता है? प्रोमोट करता है। सेनेसेंस को प्रोमोट करेगा
क्योंकि हम बोल रहे हैं मेच्योरिटी जल्दी आ रही है, मेच्योरिटी जल्दी आ रही है, इट मीन सेनेसेंस को क्या कर रहा है, प्रोमोट कर रहा है। किसके केस में, जिम्नोस्पर्म्स में मेच्योरिटी जल्दी आएगी तो सीड प्रोडक्शन भी क्या होगा आपका, फास्ट होगा। तो आंसर हो गया आपका जिब्रेलिक एसिड। नेक्स्ट है आपका Which micronutrient is required for splitting of water molecule during photosynthesis? कौन सा माइक्रो मॉलिक्यूल है जो फोटोसिंथेसिस के टाइम पर वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग के लिए ज़रूरी है? ये देखिए, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम और कॉपर। ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर देने वाला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। मेन तो दो ही ऑप्शन ऐसे हैं जिनके अंदर क्या कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है आपको, ठीक है। अब ये देखिए, मैग्नीशियम क्या करता है बेटा, एक्टिवेट करता है एंजाइम्स को इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में कुछ एंजाइम्स है जिनको एक्टिवेट कर रहे हैं। मोलिब्डेनम क्या करता है आपका, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के अंदर रोल प्ले करते हैं। लास्ट है आपका कॉपर। कॉपर क्या करता है, ओवरऑल मेटाबॉलिज्म के अंदर अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। आंसर हमें समझ आ गया होगा कि हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग के लिए रिक्वायर्ड कौन है, मैग्नीज। तो वही है बच्चे, मैग्नीज और मैग्नीशियम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ठीक है इन दोनों में से ना। तो ये क्या है आपका, फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन के अंदर जो एंजाइम्स इन्वॉल्व है उनको एक्टिवेट करता है। बट हमसे पूछा है कि वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग से आपकी क्या रिलीज होगी, ऑक्सीजन रिलीज होगी। इस रिएक्शन को कौन प्रमोट करता है, वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक कौन कर रहा है, ठीक है। मैग्नीज क्या इसमें क्या है, रोल है। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। डेट्रीवोर्स परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन। अच्छा, डेट्रीवोर्स यानी डेट्रीटस वाला जो फूड चेन है उस पर कहीं ना कहीं क्लूज आ रहा है हमारा। डेट्रीवोर्स क्या कर रहा है, फ्रेगमेंटेशन कर रहे हैं। लार्ज जो डेट्रीटस है उसको स्मॉल फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, समझ आ गया इतना, बिल्कुल ठीक बात है। द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, ह्यूमस का फर्दर डिग्रेडेशन हो जाता है टू रिलीज न्यूट्रिएंट्स, ताकि क्या हो सके, वहाँ से न्यूट्रिएंट्स रिलीज हो सके। उसका क्या हो जाता है, फर्दर डिग्रेडेशन हो रहा है मिनरलाइजेशन में, ठीक है। वाटर सोल्यूबल, हमें करेक्ट देखनी है, ध्यान रखना कि हमारी ठीक है। अभी कह रहा है वाटर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो डाउन इनटू द सॉइल एंड गेट प्रेसिपिटेटेड बाय ए प्रोसेस कॉल्ड लीचिंग। जो आपके वाटर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल की डेप्थ में चले जा रहे हैं। कौन सी प्रोसेस से जा रहे हैं, लीचिंग से जाते हैं। सॉल्यूबल कंपोनेंट्स हैं वो नीचे चले जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट कह रहे हैं द डेट्रीटस फूड चेन बिगिंस विद लिविंग। डेट्रीटस फूड चेन हो गई तो कहाँ से स्टार्ट होगी, लिविंग से। वो तो जो डेड ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो भी डेड मैटर है उससे स्टार्ट होगी आपकी, लिविंग से हो ही नहीं सकती। अर्थवॉर्म्स ब्रेक डाउन डेट्रीटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय ए प्रोसेस कॉल्ड कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म में क्या होगा बेटा आपके, क्या अर्थवॉर्म ब्रेक डाउन करता है उसको, अरे उसके अंदर क्या होता है कैटाबोलिज्म में, बैक्टीरिया, फंगस, ये सब क्या करते हैं, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो न्यूट्रिएंट्स हैं या सॉरी जो आपके डेट्रीटस हैं वो सिंपल, आपका क्या है डेट्रीटस, इसमें कन्वर्ट हो जाता है सिंपल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है ताकि वो सॉइल के अंदर जा सके। ये होती है कैटाबोलिज्म। बैक्टीरिया फंगस जो एंजाइम सीक्रेट कर रहे हैं उनकी वजह से, ना कि आपका जो स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक करना, किसके थ्रू, अर्थवॉर्म के थ्रू। तो ये क्या हो गया आपका, ई ऑप्शन भी गलत हो गया। करेक्ट कितने, ए, बी और सी, ठीक है। लीचिंग आपका ठीक है, आंसर क्या होगा, ए, बी, सी ओनली, फर्स्ट आंसर होगा हमारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। कौन सी स्टेज है मियोसिस की जिसके अंदर सेंट्रोमियर का क्या होता है, डिवीजन होता है। तो चलो देखते हैं।
मेटाफेज के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम इक्वेटर पर आते हैं, अलाइन एट इक्वेटर, इक्वेटर पर आ जाते हैं, ठीक है। दोनों मेटाफेज के अंदर, अरे सेम ही बात है, इक्वेटर पर ही आएंगे। एनाफेज के अंदर क्या होगा, टीलोफेज में तो कहाँ पर पहुंच जाते हैं, पोल्स पर पहुंच जाते हैं। एनाफेज के अंदर ही क्या होता है आपका, डिवीजन होगा किसका, सेंट्रोमियर का। तो आंसर क्या हो गया आपका, एनाफेज सेकंड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। The reaction center in photosystem second has absorption maxima at, फोटोसिस्टम सेकंड का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पीक है वो कौन से नैनोमीटर की जो आपकी लाइट को एब्जॉर्ब करे, 680 नैनोमीटर। अगर बात करते फोटोसिस्टम फर्स्ट की तो क्या हो जाता है आपका 700 नैनोमीटर। हम किसकी बात करें, फोटोसिस्टम सेकंड की, क्या आंसर हो जाएगा आपका 680 नैनोमीटर। ये क्वेश्चन तो जब हम फोटो सिस्टम बनाते हैं उसी टाइम याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट है आपका, दो स्टेटमेंट दे रखी हैं। इन डार्क इन एग्जैक्ट आर द टर्म्स ऑफन यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम। अच्छा जी, इन डार्क और एग्जैक्ट जो कंडीशन है वो क्या, प्रोटोजाइलम आपका सेकेंडरी जाइलम को डिस्क्राइब करती हैं। किसको डिस्क्राइब करती हैं बेटा, प्रोटोजाइलम को। सेकेंडरी जाइलम को कहाँ डिस्क्राइब कर रही है, इट मीन्स कुछ तो इसमें क्या है, गलती की है इन्होंने। फर्स्ट तो स्टेटमेंट सही हो ही नहीं सकती, सेकेंडरी जाइलम लिखा हुआ है। स्टेटमेंट सेकंड पढ़ो, एक्सार कंडीशन इज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ द रूट सिस्टम। अच्छा ये ठीक है, एक्सार कंडीशन जनरली कहाँ मिलती है आपकी, रूट सिस्टम। ये देखिए रूट्स के अंदर क्या होता है आपका, प्रोटोजाइलम आउटसाइड और मेटाजाइलम कहाँ होता है, इनसाइड। तो हमारा क्या हो गया, ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गई, रॉन्ग, और सेकंड स्टेटमेंट क्या है हमारी, करेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। बिल्कुल नहीं हो सकता, फर्स्ट गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। फोर्थ आंसर हमारा क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। Frequency of recombination between gene pairs on same chromosome as a measure of the distance between genes to map their position on chromosome। अच्छा ये जीन फ्रीक्वेंसी वाली बात कर रहा है, जो सेम क्रोमोसोम पर पेयरिंग वाला था हमारा, उसके बारे में बात कर रहा है कि वो डिस्टेंस, मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स। डिस्टेंस आपको पता है जीन्स की बीच में ज़्यादा है, क्रॉसिंग ओवर, यानी जो रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होगी। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है वो सबसे पहले किसने यूज़ किया था, थॉमस हंट मॉर्गन। मॉर्गन ने क्या किया था, प्रूव की थी आपकी कौन सी थ्योरी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, है ना, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सटन एंड बोवेरिन ने क्या किया था, प्रपोज की थी क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट एल्फर्ड स्टर्टवेंट ने क्या किया है आपकी, यही रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी वाला जो कंसेप्ट था वो किन्होंने प्रोवाइड किया था, एल्फर्ड स्टर्टवेंट ने प्रोवाइड किया था। हैंकिंग ने आपका एक्स क्रोमोसोम की डिस्कवरी की थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या आंसर, हो गया हमारा थर्ड। नेक्स्ट है आपका, द फिनोमिना ऑफ प्लायोट्रोपिज्म रेफर्स टू। अब प्लायोट्रोपिज्म आपका पैलियोट्रोपिज्म जिसे आप जनरली बोलते हो, ठीक है, क्या होता है, एक जीन क्या कर रहा है आपका, मल्टीपल इफेक्ट्स शो कर रहे हैं, मल्टीपल फिनोटाइप्स क्या शो करता है, मल्टीपल फिनोटाइप। वन जीन शोज मल्टीपल फिनोटाइप्स, ये है हमारा प्लायोट्रोपिज्म, पैलियोट्रोपिज्म जिसे आप बोल रहे हैं। प्रेजेंस ऑफ सेवरल एलील्स ऑफ ए जीन नहीं हो सकता, क्या कह रहे हैं हम, वन जीन शोज मैनी मल्टीपल इफेक्ट्स। प्रेजेंस ऑफ टू एलील्स पहले ही
ए सिंगल जीन अफेक्टिंग मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, बिल्कुल ठीक है। मोर देन 2 जीन्स अफेक्टिंग अ सिंगल कैरेक्टर, जब हमें आंसर मिल गया, क्या है हमारा थर्ड। सिंगल जीन अफेक्ट कर रहा है किसको? मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस को, फिनोटाइपिक, ठीक है। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स ESTS रेफर्स टू जो जीन्स आपके आरएनए के फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहे हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। एक सिंपल सी डेफिनेशन है, छोटी सी, ऑप्शंस पर जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो सीक्वेंस जो आपकी एक्सप्रेस्ड हो रही है किसकी फॉर्म में? आरएनए की फॉर्म में एक्सप्रेस होती है, उन्हीं को बोलते हैं एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, ठीक है बेटा। हाउ मेनी ATP and NADPH2 are required for the synthesis of one molecule of glucose during Calvin cycle। Calvin cycle के अंदर कितने आपके ATP और NADPH2 चाहिए एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के? अब देखो, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल को फॉर्म करने के लिए आपको कितनी टर्न्स चाहिए साइकिल की? 6 टर्न चाहिए होती है, 6 टर्न रिक्वायर्ड है। अब 1 टर्न के अंदर एक CO2 को फिक्स करते हैं हम। 1 टर्न के अंदर कितना फिक्सेशन हो रहा है? 1 मॉलिक्यूल हो रहा है CO2 का फिक्स। उसके अंदर कितनी ATP चाहिए होती है? 3 ATP और 2 NADPH2। 6 टर्न है तो इतना तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं इजीली, 18 ATP और NADPH कितने हो गए आपके? 12 NADPH2, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका? 18 ATP और 12 NADPH2, ठीक है। ये सीक्वेंस ध्यान रखना बेटा, 18 ATP हो गए और आपके 12 NADPH2 हो गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लार्ज कलरफुल फ्रेग्रेंट फ्लावर्स विद नेक्टर आर, अच्छा अच्छे कलरफुल फ्लावर जिनमें फ्रेग्रेंस हो और साथ में नेक्टर भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये कैरेक्टर किसको ही अच्छा लगता है? इंसेक्ट्स को ही अच्छा लगता है। इंसेक्ट क्या करेंगे? पॉलिनेशन के लिए उनसे अपना नेक्टर सक करने के लिए वहां अट्रैक्ट हो जाएंगे और क्या कर देंगे? पॉलिनेशन साथ में, ठीक है। दोनों का बेनिफिट। इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स का ही जनरली ये क्या है? कैरेक्टर होता है। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं, नहीं इजी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट लिस्ट को सेकंड लिस्ट से मैच करना है। एम फेज क्या है? जनरली आपकी सेल डिवीजन फेज माइटोटिक फेज से स्टैंड कर रहे हैं, यानी कि कैसी होगी? इक्वेशनल फेज होगी, इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। G2 फेज ग्रोथ फेज सेकंड जो है आपकी, उसके अंदर आपको मैंने बताया कि किसकी सिंथेसिस होती है बेटा? प्रोटीन्स की। क्वेसेंट स्टेज, नॉन डिवाइडिंग सेल्स एंटर कर जाती हैं क्वेसेंट स्टेज में। कैसी फेज होती है आपकी? इनएक्टिव इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन। कौन सी फेज है आपकी? इनएक्टिव फेज। नेक्स्ट है आपका G1 फेज, ऐसा ही कुछ है, कह रहा है इंटरवल है किसके बीच में? माइटोसिस के बीच में और इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन के बीच में, बिल्कुल ठीक है आपका G1 फेज, ठीक है। तो आंसर देखिए, ए हमारा किससे मैच कर रहा है? फोर्थ से, ठीक है। बी फर्स्ट से, ये हो गया। सी हमारा क्या है? सेकंड से, और डी थर्ड से। थर्ड क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा। एम इक्वेशनल फेज है, G2 आपकी प्रोटीन सिंथेसिस होती है जनरली, और क्वेसेंट फेज इनएक्टिव फेज हो गई आपकी। G1 के अंदर क्या है? इंटरवल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? जो करेक्ट नहीं है वो देखनी है, ठीक है। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व इन बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन ए सीवेज पॉल्यूटेड वाटर बॉडी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं बायोडिग्रेडेशन के अंदर जो इन्वॉल्व है आपके, कहाँ पर? सीवेज पॉल्यूटेड वाटर बॉडी, सीवेज के अंदर क्या कर रहे हैं? बायोडिग्रेडेशन कर रहे हैं। लॉट ऑफ ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं और उसको क्या कर रहे हैं? ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, सीवेज वेस्ट को। इसकी वजह से क्या हो रहा है? एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या हो रही है? ये फेटल प्रूव हो रही है, उनकी डेथ होती है। ज़्यादा सीवेज वेस्ट है, ज़्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम कर पाएंगे, उनको नहीं मिल पाएगी ऑक्सीजन,
Algal blooms caused by excess of organic matter in water improve the water quality. algal bloom क्या water की quality को improve करती हैं या deteriorate करती हैं? क्या करती हैं? deteriorate करती हैं उसको. अब कह रहे हैं promote fisheries. fisheries को promote नहीं करती बल्कि mortality को increase करती हैं. ठीक है, सेकेंड ऑप्शन हमारा गलत हो गया. नेक्स्ट है आपका वाटर हाइसेंथ ग्रोज अबंडेंटली इन यूट्रॉफिक वाटर बॉडीज. हाँ, यूट्रोफिकेशन यूट्रॉफिक वाटर बॉडीज के अंदर ग्रो कर रहे हैं. लीड्स टू एन इम्बैलेंस इन द इकोसिस्टम. लगातार ग्रो करता जा रहा है, एक वीड की तरह एक्ट कर रहा है. ठीक है, इन द इकोसिस्टम डायनामिक्स ऑफ द वाटर बॉडी. The amount of some toxic substances of industrial waste water increases in the organism at successive trophic level. जो आपने बायोमैग्निफिकेशन पढ़ा है, ठीक है, उसके अंदर होता क्या है, जो उसके जैसा ही कुछ स्टेटमेंट दे रखी है कि टॉक्सिक सब्सटेंस है वो हायर ट्रॉफिक लेवल के अंदर ज़्यादा क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है. ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या है, यहाँ पर रॉन्ग प्रूव हो रही है. आंसर क्या हो गया हमारा, सेकंड. गिवन बिलो टू स्टेटमेंट दे रखे हैं बेटा. देखिए असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है. फ्लावर हैज इज डिफाइंड एज मॉडिफाइड शूट वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू फ्लावर मेरिस्टेम. जहाँ पर शूट एपिकल मेरिस्टेम क्या हो गया, फ्लावर मेरिस्टेम के अंदर फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज हो गया. ठीक है, शूट एपिकल मेरिस्टेम किस में कन्वर्ट हो गया, आपके फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर. ठीक है, फ्लावर मॉडिफाइड शूट ही है क्योंकि हमारा थैलेमस भी उसी का पार्ट है. उसके ऊपर छोटी छोटी क्या प्रेजेंट है, नोड्स के वर्ल्ड प्रेजेंट है. बिल्कुल सही बात है, मॉडिफाइड शूट ही है. इंटरनोड ऑफ द शूट गेट्स कंडेंस. जो नोड्स के बीच का रीजन है वो क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है टू प्रोड्यूस डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस लेटरली एट सक्सेसिव नोड्स इंस्टेड ऑफ लीव्स. अच्छा, जो कंडेंसेशन के बाद उन नोडल रीजन पर आपका क्या बनता है, लीव्स बन रही है या फिर लीव्स के अलावा फ्लोरल अपेंडेजेस बन रहे हैं. फ्लोरल अपेंडेजेस बनते हैं, जैसे आपका क्या हो गया, कैलिक्स हो गया. ठीक है, कोरोला हो गया. ये सब अपेंडेजेस फॉर्म होती है, ना कि उनके ऊपर क्या फॉर्म होती है, आपकी लीव्स. तो बिल्कुल ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही बात बोल रहा है. यानी हमारी दोनों स्टेटमेंट्स क्या है, ट्रू है. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्या हो गया बेटा, इसका आंसर हो गया. Main steps in the formation of recombinant DNA are given below. recombinant DNA टेक्नोलॉजी के अंदर आपका क्या है, कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, ये ध्यान से देखना बेटा. इंसर्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल. सबसे पहले क्या हम होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट करते हैं डीएनए को, नहीं करते. कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. सेकंड स्टेप दे रखा है कि आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करके डीएनए को क्या कर लिया है, कट कर लिया. आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट. डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट बोल रहे हैं, ना कि डिजायर्ड डीएनए. ठीक है, ये देखना, आप डिजायर्ड सेल से डीएनए नहीं लिया आपने, डीएनए लेने के बाद उसके फ्रेगमेंट कर लिए, फिर उसमें से डिजायर्ड फ्रेगमेंट को आपने आइसोलेट किया, क्योंकि उसमें नॉन डिजायर्ड फ्रेगमेंट्स भी आएंगे आपके. एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर. फिर आपने क्या किया, पीसीआर कर लिया. ये स्टेप दे रखे. तो आप मुझे बताओ, डीएनए को सबसे पहले आइसोलेट करते हैं, आइसोलेट कर लिया, वो स्टेप हमारा दे नहीं रखा. फ्रेगमेंट्स का आइसोलेशन दे रखा है. ठीक है, उसके बाद आपने क्या कर लिया, कट कर लिया. कट करने के बाद जो फ्रेगमेंट्स मिले उसमें से आपने क्या आइसोलेट किया, डिजायर्ड फ्रेगमेंट को क्या करना है, आइसोलेट. तो हमारा क्या हो गया, सबसे पहले सेकंड स्टेप में इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, कट कर लिया, यानी ये हमारा फर्स्ट होगा यहाँ. फिर हमने क्या किया, डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को क्या कर लिया, आइसोलेट. आइसोलेट करने के बाद आपने एम्पलीफाई करना है, उसकी कॉपी नंबर्स इंक्रीज करने हैं. तो आप क्या करवा लेंगे, पीसीआर करवा लेंगे. इसके अकॉर्डिंग चलना हमें. पीसीआर करवाने के बाद क्या कर रहे हैं आप, इंसर्ट करेंगे किसको, रिकम्बिनेंट डीएनए को. कहाँ पर, होस्ट सेल में. किसकी हेल्प से, वेक्टर की हेल्प से. यानी हमारा क्या हो गया, सबसे पहले हमने क्या किया, कट किया, डिजायर्ड डीएनए को आइसोलेट कर लिया, फिर उसको क्या किया हमने,
एम्पलीफाई किया और देन उसको होस्ट सेल में क्या कर लिया, इंसर्ट कर लिया। तो बी हमारा फर्स्ट है, सी हमारा सेकंड है, बी सी, डी हमारा थर्ड है और ए हमारा क्या है, फोर्थ। आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। क्लियर है बेटा? ये नहीं देखना है कि ये फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि डीएनए फ्रेगमेंट को आइसोलेट कर रहे हो, ना कि आप डिजायर्ड डीएनए को। हाउ मैनी डिफरेंट प्रोटीन्स डज द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ? कौन कौन से डिफरेंट प्रोटीन्स है? एनसीईआरटी की बिल्कुल क्लियरली से आपको ये लाइन मिल जाएगी। कितने प्रोटीन्स होते हैं? लगभग 80 प्रोटीन्स। ठीक है, बिल्कुल साफ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। नेक्स्ट है आपका, मैच करें इस लिस्ट को, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम। आयरन क्या करते हैं? देखिए, जिंक, आयरन, बोरॉन और मोलिब्डेनम, ये चार आपको प्रोवाइड कर रखे हैं ऑप्शंस। साथ में लिस्ट जो सेकंड है उसके अंदर दे रखा है आपका ऑक्सीन, कंपोनेंट ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज, एक्टिवेटर ऑफ कैटालेज और आपका सेल इलोंगेशन एंड डिफरेंशिएशन। आयरन क्या करता है? कैटालेज एंजाइम को क्या कर रहे हैं? एक्टिवेट कर रहे हैं, एक्टिवेट करते हैं। जिंक किसकी सिंथेसिस करता है? ऑक्सीन की सिंथेसिस करता है बेटा। बोरॉन, बोरॉन क्या करता है आपका? सेल इलोंगेशन। हमने पढ़ा है मोलिब्डेनम नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले कर रहे हैं ना, ये हमने अभी जस्ट पीछे एक क्वेश्चन में किया था। बोरॉन क्या कर रहे हैं? सेल इलोंगेशन और डिफरेंशिएशन में अपना रोल प्ले। मोलिब्डेनम इसका कंपोनेंट है, नाइट्रेट रिडक्टेज का क्या है? कंपोनेंट। और दूसरा हम बोल सकते हैं नाइट्रेज एंजाइम का कंपोनेंट। तो आंसर हमारा क्या है बेटा? आयरन किससे मैच कर रहा है? कैटालेज से। ठीक है, ए किससे? थर्ड, और बी क्या है आपका? सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीन। ए थर्ड हो गया आपका, बी फर्स्ट हो गया। ठीक है, ये हो गया बी फर्स्ट, एंड सी क्या है आपका? फोर्थ, और डी आपका क्या है? सेकंड। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा? करेक्ट ऑप्शन। चलें आगे। दो स्टेटमेंट दे रखी है, इनमें से चूज करनी है आपको। In gymnosperms, the pollen grain are released from the microsporangium and carried out by air current. अच्छा, पोलन ग्रेन रिलीज हो गए, एयर के थ्रू वो क्या हो गए? ट्रांसफर हो गए। एयर करंट्स कैरी द पोलन ग्रेन टू द माउथ ऑफ आर्किगोनिया। ठीक है, वहां तक पहुंच गया आपका फीमेल पार्ट तक, वेयर द मेल गैमेट्स आर डिस्चार्ज्ड एंड पोलन ट्यूब इज नॉट फॉर्म्ड। जहाँ पर मेल गैमेट डिस्चार्ज हो गए बट पोलन ट्यूब फॉर्म नहीं हुई। ऐसा होता है कि बिना पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन के क्या हो जाए? मेल गैमेट डिस्चार्ज हो जाए। मेल गैमेट किसकी फॉर्मेशन से डिस्चार्ज होते हैं? आपके बाय द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। यानी यहाँ पर इन्होंने थोड़ी सी क्या कर दिया? आपको कंफ्यूज कर दिया। पोलन ट्यूब इज नॉट फॉर्म। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी? इनकरेक्ट हो गई। पहला ठीक बोल रहा है कि जो आपके मेल गैमेट्स बने, आपके पोलन ग्रेन्स जो बने हैं, सॉरी मेल गैमेट्स नहीं, पोलन ग्रेन्स रिलीज हो गए आपके, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम से। तो आपका क्या हो गया? असर्शन करेक्ट है, बट आर रीजन क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट है आपका, लिस्ट दे रखी है, इंटरेक्शन है एक साइड और एक साइड आपकी स्पीसीज ए और बी दे रखी है। कौन सा इंटरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? म्यूचुअलिज्म में क्या होता है बेटा? दोनों स्पीसीज को बेनिफिट होगा ना, बोथ बेनिफिट, दोनों स्पीसीज को बेनिफिट होता है। नेक्स्ट क्या है? कमेंसलिज्म में, कमेंसलिज्म में क्या होगा? आपको एक स्पीसीज को बेनिफिट, दूसरी अनहार्म्ड, कैसी रहती है? अनहार्म्ड, ना बेनिफिट हो रहा उसको। कमेंसलिज्म में क्या होता है? एक स्पीसीज को क्या होगा? हार्म, और दूसरी अनहार्म्ड होगी। यानी कुछ ऐसा इंटरेक्शन होता है आपका। पैरासिटिज्म में क्या होगा? एक स्पीसीज को बेनिफिट और दूसरी को क्या होगा? लॉस, हार्म, दूसरी को क्या होगा? लॉस। अब देखिए ऐसा किस में मैच हो रहा है? म्यूचुअलिज्म, दोनों स्पीसीज को बेनिफिट हो रहा है, यानी ए हमारा क्या हो गया? फोर्थ हो गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कमेंसलिज्म में क्या हो रहा है? वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड एंड अदर इज अनहार्म्ड। ठीक है,
बी हमारा क्या हो गया फर्स्ट। चलिए अमेंसेलिज्म में एक को हार्म हो रहा है, दूसरा कुछ को ना बेनिफिट हो रहा ना हार्म हो रहा, ठीक है, अनहार्म्ड। सी क्या हो गया, ये जो हमारा सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ इंटरेक्शन, सेकंड ऑप्शन यानी कि, ठीक है। पैरासिटिज्म क्या है, एक को बेनिफिट और दूसरे को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यानी डी ऑप्शन में हमारा क्या हो गया, ए फोर्थ है बेटा, बी फर्स्ट, सी सेकंड और डी आपका क्या हो गया थर्ड ऑप्शन। थर्ड से मैच कर रहा है डी। पैरासिटिज्म किस में, इसी में है, ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए। म्यूचुअलिज्म, ठीक है, क्लियर है। चले आगे। Malonate inhibits the growth of pathogenic bacteria by inhibiting the activity of, अच्छा यहाँ यानी कि यहाँ पर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का फिनोमिना अप्लाई हो रहा है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का फिनोमिना अप्लाई हो रहा है, यानी कि मेलोनेट इनहिबिट कर रहा है पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ठीक है। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज क्या करता है बेटा, सक्सिनेट को किस में कन्वर्ट करता है, फ्यूमेरेट में, ठीक है ना। सक्सिनेट को किस में कन्वर्ट कर रहा है, फ्यूमेरेट में। मेलोनेट रिजेंबल करता है किससे, सक्सिनेट से, और वो किससे बाइंड कर जाएगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज से क्या कर जाता है वो बाइंड, क्योंकि वो रिजेंबल कर रहा है किससे, आपका सक्सिनेट से क्या कर रहा है, रिजेंबल कर रहा है, इस वजह से, और उसके जो एक्टिविटीज़ हैं उसको क्या कर देगा, इनहिबिट, यानी कि स्ट्रक्चर में रिजेंबल कर रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज को क्या कर देगा, उसकी एक्टिविटी को स्टॉप कर देगा, इनहिबिट कर देगा। नेक्स्ट है हमारा 45वां क्वेश्चन जो है, कोहेजन, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी है, आपको करेक्ट ऑप्शन देखना है। कोहेजन क्या कर रहा है, कोहेजन क्या है, अभी हमने ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी के अंदर भी पढ़ रखा है। अभी वाटर मॉलिक्यूल सेम के बीच में इंटरेक्शन हो रहा था, क्या, कोहेजन, यानी क्या हो गया आपका, म्यूचुअल अट्रैक्शन अमंग वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अडेशन क्या हो रहा था, जब वाटर मॉलिक्यूल आपका जाइलम सरफेस से क्या कर रहा था, कांटेक्ट कर रहा था, या उसके अंदर जो इंटरेक्शन हो रहा था वो क्या है आपका, अडेशन, यानी कि अट्रैक्शन टुवार्ड्स पोलर सरफेस की तरफ कोई ना कोई क्या है, अट्रैक्शन है। सरफेस टेंशन क्या होता है बेटा, वाटर मॉलिक्यूल्स लिक्विड फेज के अंदर क्या कर रहे हैं, ज़्यादा अट्रैक्शन शो कर रहे हैं एज कम्पेयर टू गैस फेज, करते हैं, इतना पता है, और अट्रैक्शन इन लिक्विड फेज। गटेशन क्या है, गटेशन का मतलब क्या है, जैसे डे लाइट के एब्सेंस में आपने फिनोमिना पढ़ा है कि फिर उस टाइम कैसे वाटर लॉस होता है, उस टाइम आपके स्पेशल हाइड्रोथोइड सेल से क्या है, वाटर ड्रॉप्स की फॉर्म में वाटर लॉस हो रहा था ना, वो क्या है आपका गटेशन। तो मैच कर लीजिए, एक इससे मैच कर रहा है कोहेजन, म्यूचुअल अट्रैक्शन सेकंड से, ठीक है, देखिए सेकंड ऑप्शन 2 में है। उसके बाद एडेशन क्या हो रहा है, अट्रैक्शन टुवार्ड पोलर सरफेस, ई फोर्थ हो गया। गटेशन सी आपका क्या है बेटा, थर्ड, लिक्विड फेज में थर्ड ऑप्शन, ये शायद थोड़ी सी गड़बड़ कर दी ऑप्शंस को मिसमैच करने में। कोहेजन हो रहा है, वाटर टुवार्ड्स म्यूचुअल अट्रैक्शन हो रहा है, यानी ए आपका सेकंड होगा, एडेशन बी आपका क्या होगा फोर्थ, और सी आपका क्या है, सरफेस टेंशन जो है और अट्रैक्शन हो रहा है किसके अंदर, लिक्विड फेज के अंदर, फर्स्ट, और आपका डी है ग्यूटेशन, वाटर लॉस होगा किसमें, थर्ड फेज। ऐसा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, फर्स्ट और आप फोर्थ कर, आपको क्या है, फर्स्ट, ऐसा ऑप्शन होगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 46 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर केमियोस्मोसिस, इसके लिए कौन कौन से कंडीशन रिक्वायर्ड है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको क्या चाहिएगा, मेम्ब्रेन चाहिएगा, बिल्कुल, प्रोटॉन पंप,
चाहिएगा, ठीक है। प्रोटॉन ग्रेडियंट के बिना क्या नहीं मूव कर पाएंगे, प्रोटॉन ल्यूमन से स्ट्रोमा में नहीं आ पाएंगे आपके, और एटीपी सिंथेस एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। ये ठीक है बिल्कुल। मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप जो है आपके, और प्रोटॉन ग्रेडियंट, एटीपी सिंथेसिस, ऑल आर रिक्वायर्ड। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से आइडेंटिफाई करना है। लेंटिसेल्स आर द लेंस शेप्ड ओपनिंग परमिटिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अच्छा, गुडी स्टेम के अंदर आपका गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, किसकी वजह से? लेंटिसेल्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। बार्क फॉर्म्ड अर्ली इन द सीजन इज कॉल्ड हार्ड बार्क। अर्ली सीजन के अंदर जो बार्क बनती है वो आपकी कैसी होती है बेटा? सॉफ्ट बार्क होती है, ना कि हार्ड बार्क। आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। बार्क इज ए टेक्निकल टर्म है या फिर नॉन टेक्निकल टर्म है आपकी? नॉन टेक्निकल टर्म। दैट रेफर्स टू ऑल टिश्यू एक्सटीरियर टू वस्कुलर कैम्बियम। ये तो ठीक है, वस्कुलर कैम्बियम के जो आपके बाहर जो टिश्यू है उनको क्या कर रहे हैं आप? बार्क में इंक्लूड कर रहे हैं, बट ये कैसी है? नॉन टेक्निकल टर्म है। ये भी गलत हो गया आपका, ये भी गलत हो गया। बार्क रेफर्स टू पेरिडर्म एंड सेकेंडरी फ्लोएम। बार्क के अंदर क्या क्या आता है? पेरिडर्म मीन्स आपका क्या है बेटा? देख लो इधर, पेरिडर्म में देखिए कॉर्क आता है, कॉर्क कैम्बियम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स, और क्या आता है आपका? सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ये आता है किसके अंदर? पेरिडर्म के अंदर, ठीक है। तो ये ठीक है आपका। सेकेंडरी फ्लोएम भी आता है किसके अंदर? बार्क के अंदर हम इंक्लूड कर रहे हैं। सेकेंडरी फ्लोएम को करते हैं जो आउटर साइड में। फेलोजन इज ए सिंगल लेयर्ड। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कपल ऑफ लेयर, सिंगल लेयर नहीं है बेटा फेलोजन, ठीक है। तो आपका ई ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन ठीक कौन कौन से? ए और सिर्फ डी। तो आंसर क्या होगा आपका? ए एंड डी ओनली। सेकेंड आंसर आपका क्या है? करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट क्लीनफेल्टर सिंड्रोम? क्लीनफेल्टर जो सिंड्रोम है उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? सिर्फ ये देखने। तो सबसे पहले आप क्लीनफेल्टर सिंड्रोम का कैरियोटाइप ही लिख लीजिए ना, ताकि हमें क्वेश्चन में कंफ्यूजन ही ना हो। ऐसा कुछ कैरियोटाइप होते हैं क्लीनफेल्टर सिंड्रोम का, 47 क्रोमोसोम, ठीक है। एक एक्स्ट्रा कॉपी है किसकी? एक्स क्रोमोसोम। कितना समझ में आ गया? आप देखो क्या बोल रहे हैं। दिस डिसऑर्डर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लैंगडन डाउन। डाउन सिंड्रोम डिस्कवर किया था इन्होंने, तो ठीक है। सच एन इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मैस्कुलाइन डेवलपमेंट, हाउएवर द फेमिनाइन डेवलपमेंट इज ऑल एक्सप्रेस्ड। हाँ बिल्कुल ठीक है, मस्कुलर डेवलपमेंट भी होगा, फेमिनाइन, कुछ फीमेल कैरेक्टर्स आएंगे। क्यों? क्योंकि एक एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट है, कौन सी? एक्स क्रोमोसोम की, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है आपको। द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टेचर्ड। शॉर्ट नहीं होगा बेटा, लॉन्ग स्टेचर। तो हाइट है वो क्या होगी? फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड। क्या वो फिजिकली मेंटली रिटार्डेड होगा? ये जनरली किसको इंडिकेट कर रहा है? आपके डाउन सिंड्रोम को इंडिकेट कर रहे हैं। सच इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल। ई ऑप्शन है आपका, स्टेराइल होंगे, बिल्कुल ठीक बात है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की कॉपी प्रेजेंट है आपकी, क्या होंगे? स्टेराइल होंगे। तो यानी कि कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? बी है, और ई स्टेटमेंट क्या है आपकी? करेक्ट। तो ऑप्शन 3 क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर? फीमेल कैरेक्टर और आपका क्या होगा? स्टेराइल होंगे। बाकी सारे आपके डाउन सिंड्रोम और ये लॉन्ग स्टेचर्ड वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए, दो स्टेटमेंट से रखी है। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या स्टेट करते हैं? स्टेट्स दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज आर कॉम्पिटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज। दो सेम क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं आपकी, ठीक है, एक ही रिसोर्सेज के लिए फाइट कर रही हैं, यानी एक ही रिसोर्स के लिए क्या कर रही हैं? कॉम्पीट कर रही हैं। कह रहा क्या है? कैन नॉट को एग्जिस्ट indefinitely and competitively inferior one will be eliminated eventually। यानी कि इनमें से डेफिनेटली एक जो inferior होगी वो यहाँ से क्या हो जाएगी? एलिमिनेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एलिमिनेट हो जाएगी।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आपके जो दो है सेम स्पीसीज है, वो एक ही क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज एक ही रिसोर्स के लिए फाइट कर रही हैं, उनमें से एक क्या हो जाएगी आपकी, एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, जो इन्फीरियर होगी वो वाली, सुपीरियर होगी वो विन कर जाएगी। नेक्स्ट देखो, इन जनरल कार्निवोरस आर मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कंपटीशन देन हर्बीवोरस। ऐसा कुछ कंपटीशन है तो आपके कार्निवोरस क्या कर रहे हैं, एडवर्सली उन पे अफेक्ट हो रहा है, यानी वो एलिमिनेट हो रहे हैं। मान के चलो ये कार्निवोरस, ये क्या हो रहे हैं, एलिमिनेट हो रहे हैं। उल्टा होता है शायद ऑपोजिट, कि कार्निवोरस एलिमिनेट नहीं हो रहे हैं। कौन और एलिमिनेट होता है, हर्बीवोरस और प्लांट्स, ये क्या है, एलिमिनेट हो जाते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज, क्योंकि कौन रिमूव एलिमिनेट होता है जनरली, आपका हर्बीवोरस एंड प्लांट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है। दो लिस्ट आपको प्रोवाइड कर रखी है, दोनों कॉलम्स को मैच करना है। तो पहले आराम से एक बार फर्स्ट और सेकंड को क्या कीजिएगा, रीड कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, फर्स्ट लिस्ट में ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, इधर सिट्रेट सिंथेस, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ईएमपी पाथवे। ग्लाइकोलाइसिस से ईएमपी पाथवे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है ना, इसको हम ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि डिस्कवर्ड बाय एम्बडन, मेयरहॉफ, फार्नेस पाथवे है ना, ऐसे ही बोलते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस तो हमें मिल गया, ईएमपी पाथवे। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। फर्स्ट ऑप्शन क्या है बेटा, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अब ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन क्या है, ये देखो, कैटाबोलिज्म, ड्यूरिंग द कैटाबोलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के कैटाबोलिज्म के टाइम पर आपका जो पायरुवेट है वो एंटर कर जाता है किसमें, साइटोसोल में एंटर करता है। साइटोसोल से आपका किसमें एंटर करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करने के बाद क्या होता है, ये देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करने के बाद उसका क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव, इट अंडरगोज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन किसके प्रेजेंस में होता है आपका, ये बताइए, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। किसके प्रेजेंस में होता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। जब आपका पायरुवेट साइटोसोल से किसमें एंटर किया, माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी कि ये कनेक्टेड है आपका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन किससे, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। आगे है आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन इज यूज्ड टू जनरेट, किसमें यूज कर ली जाती है, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन एनर्जी रिलीज हो रही है वो इज यूज टू इन द प्रोडक्शन ऑफ, किसके प्रोडक्शन में हम यूज कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर, थोड़ा सा ध्यान हो आपको, किसके प्रोडक्शन में यूज करते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट। इसके प्रोडक्शन में प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर फॉस्फोराइलेशन, किसके लिए, फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, यानी कि इस फॉस्फोराइलेशन को हम जनरली क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ पर हो रहा है आपका, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, लास्ट है आपका ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। एक बार देख लेते हैं बेटा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या आया है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। सेकंड, फर्स्ट ए किससे मैच कर रहा है आपका, सेकंड से। अच्छा, दो ऑप्शंस में, बी आपका ग्लाइकोलाइसिस यानी फोर्थ, बी भी दो ऑप्शन। सी आपका क्या है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन,
थर्ड से मैच कर रहे हैं, यानी कि आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से, यानी हमारा ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। बट अब अभी हमें लास्ट देखना है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। टीसीएस साइकिल में हमने क्या किया था, ऑक्जेलो एसीटेट का कंडेंसेशन किसके साथ में हुआ था, एसिटाइल कोएंजाइम। ड्यूरिंग द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम विद ऑक्जेलो एसीटेट टू यील्ड, क्या प्रोवाइड कर रहा था हमें, सिट्रेट। ठीक है, क्या प्रोवाइड कर रहा था आपका, सिट्रेट प्रोवाइड कर रहा था। कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, सिट्रेट सिंथेज की, इसके प्रेजेंस में, सिट्रेट सिंथेज की प्रेजेंस में आपका क्या प्रोवाइड किया जा रहा था, सिट्रेट। यानी जो हमारा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है वो किससे मैच कर रही है, सिट्रेट सिंथेज से। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो गया, अब फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट। ये किससे मैच कर रहे हैं, सिट्रेट सिंथेज से। क्लियर है, तो ये क्वेश्चंस हो गए बेटा हमारे बॉटनी सेक्शंस के। इसमें कुछ जूलॉजी के भी क्वेश्चन थे, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हम आपके रिस्पांस पर डिपेंड करेगा, देखते हैं कैसा रिस्पांस रहता है आपका। ठीक है, चलते हैं फिर, थैंक यू।